हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो ये बीएड का क्वेश्चन पेपर जीजीएस आईपीयू का सेट 2025 कोड 122, इसमें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मैंने दिखा दिए थे, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के भी दिखा दिए थे और इंग्लिश के भी दिखा दिए थे। अब लास्ट पार्ट बचा है जो पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचिंग एप्टीट्यूड या एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग, उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब फ्लिप्ड क्लासरूम अप्रोच। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अच्छे से डिस्क्राइब करता है फ्लिप्ड क्लासरूम की अप्रोच को। तो स्टूडेंट्स लर्न कॉन्सेप्ट्स इन क्लास, इन कंप्लीट एक्सरसाइज एट होम, स्टूडेंट्स लर्न कॉन्सेप्ट एट होम, एंगेज इन डिस्कशन इन क्लास। तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सब गलत है। इसके लिए जो फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है ना, वो पढ़ना पड़ेगा। इफ़ यू वांट मैं पढ़ाऊँ टॉपिक्स जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के डिटेल में, यू कैन सिंपली सजेस्ट। देन ब्लूम टेक्सोनॉमी तो अपने आप में ही एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली पूछा ही जाता है उस पेपर में जहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड एक टॉपिक होता है। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी के हिसाब से, जो कि इसका रिवाइज वर्जन है, मतलब इसका एक पुराना वर्जन भी है जो 19 समथिंग में आया था और एक 2000 में इसका रिवाइज वर्जन आया, उससे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा कॉग्निटिव प्रोसेस जो है वो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ लर्निंग में आता है। तो ये क्रिएटिंग होता है, ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग स्ट्रैटेजीज़। अब इसके लिए पता होना चाहिए ना कि कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ होती क्या हैं। टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन, रोट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, एक्टिव स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड मीनिंग मेकिंग, स्ट्रिक्ट करिकुलम एडेरेंस। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ में स्टूडेंट का एंगेजमेंट बहुत एक्टिवली होता है क्लासरूम की एक्टिविटीज़ में और मीनिंग मेकिंग करने में, यानी कि चीज़ों को खुद समझता है और उनका मतलब निकालता है अपने हिसाब से, मीनिंग बनाता है उन चीज़ों का। और मैं पहले बता दूँ, जहाँ पर भी इन क्वेश्चंस में ये रोट मेमोराइजेशन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, एडहेरेंस और ये सब हो ना, और टीचर को सेंटर में रखा जाए, टीचर सेंटर्ड, वो आंसर्स वैसे भी गलत ही होते हैं। आई मीन वो ऑप्शन, क्योंकि स्टूडेंट सेंटर की बात जहाँ हो रही है वो सही होगा ना। और रोट मेमोराइजेशन पे तो वैसे भी इतना कोई ज़ोर दिया नहीं जाता है किसी भी सेंस में, तो वो तो अपने आप में ही एक गलत चीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग थ्योरीज एम्फोसाइज रोल ऑफ री इन्फोर्समेंट और पनिशमेंट। भाई री इन्फोर्समेंट और पनिशमेंट अगर हमने लर्निंग चैप्टर भी 11वीं 12वीं में ढंग से पढ़ा है ना साइकोलॉजी में, तो हमें पता है कि वो बिहेवियरिस्ट की ही अप्रोच होती है जो री इन्फोर्समेंट देना चाहिए या पनिशमेंट देनी चाहिए कुछ काम करवाने के लिए, या कुछ काम नहीं हो तो उस केस में। तो ये बिहेवियरिज्म ही इसका आंसर हो जाएगा। उस चीज़ से भी हम दिमाग थोड़ा यहाँ पे लगा सकते हैं। ऐसा सिमिलर कुछ क्वेश्चन भी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से आगे पूछा गया है, भी इसमें मिल जाएगा। ठीक है, मैंने कोई क्वेश्चन स्किप तो नहीं किया ना, क्योंकि यही क्वेश्चन हिंदी में भी है। देन वाइगॉट्स्की का कंसेप्ट ऑफ मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब क्या है कि पर्सन हु हेल्प्स अ लर्नर विद इन द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि बच्चा जो सीख रहा है ना अपनी अडल्ट की हेल्प से और थोड़े से सपोर्ट, या अडल्ट उसको थोड़ा हेल्प, थोड़ा क्ल्यू, थोड़ा हिंट प्रोवाइड कर रहा है, उसकी हेल्प से वो सीख रहा है। बच्चा अपना जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बनाता है, उसमें ऐसा ही होता है। अगर ये वांट ये सब मैं डिटेल में पढ़ाऊँ समझाऊँ, जैसे पियाजे की अप्रोच है, मतलब उनका है ना कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल और सेंसरी मोटर स्टेजेस, ये सब अगर इफ़ यू वांट मैं समझाऊँ वाइगॉट्स्की, पियाजे, लैंग्वेज, थॉट, लाइक एवरीथिंग, क्योंकि मैंने तो ये सब पढ़ा है साइकोलॉजी में, तो यू कैन सिंपली सजेस्ट। और ये टीचिंग एप्टीट्यूड का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए भी मैं बोल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेंशियल करेक्टरिस्टिक ऑफ इफ़ेक्टिव टीचर। अब इफ़ेक्टिव टीचर कौन होता है, उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, और इसमें से कौन सा उसका करेक्टरिस्टिक या फीचर या उसकी क्वालिटी नहीं है, वो बताना है। ये नॉट पढ़ने में कोई भी गलती ना करे। अडेप्टेबिलिटी तो एक क्वालिटी होती है इफ़ेक्टिव टीचर की। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तभी वो एक इफ़ेक्टिव टीचर है, क्योंकि वो अपनी बात कन्वे कर पा रहा है। एम्पैथी है उसमें, मतलब टूवर्ड्स द स्टूडेंट्स, तभी वो एक अच्छा इंसान भी है और एक अच्छा टीचर भी है। रिजिड अडेरेंस टू टेक्स्ट बुक। अब देखो भाई वही बात,
टेक्स्ट बुक पे भी और जो क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए उसके ऊपर इतना ज़ोर या ध्यान देने की तो कोई बात ही नहीं की गई। स्टूडेंट सेंटर क्लासरूम की बात की गई है, तो बी जो है वो गलत हो जाएगा बेसिकली। एंड रिजिड अडेरेंस टू टेक्स्ट बुक इज़ नॉट एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। देन क्वेश्चन नंबर 82, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। कौन से एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने इसकी बात करी है, या एक्सपीरियंशियल लर्निंग के कॉन्सेप्ट को हम किसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं? तो डेविड कॉल्ब के साथ। वैसे मैंने ये तुक्का मारा था पेपर में और मेरा सही हो गया था, बट बाद में मैंने इसके बारे में पढ़ा एंड इट्स द लाइक ओनली करेक्ट आंसर। इसको तुम उसके साथ कंफ्यूज मत करना कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात किसने की थी, क्योंकि वहाँ पे आंसर में भी जॉन ड्यूए हो जाएगा, जॉन ड्यूई। लेकिन एक्सपीरियंशियल लर्निंग की अगर बात हो रही है तो वहाँ पे डेविड कॉल भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड्स इज़ मोस्ट इफेक्टिव इन डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। अब टीचिंग के भी कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट मैं वो पढ़ाऊँ यू कैन सिंपली सजेस्ट। कौन सा टीचिंग मेथड्स, नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें अभी देखेंगे उसमें से कौन सा जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है इन डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस तो अच्छे से दिख गए होंगे, तो मैं पेज चेंज कर रही हूँ। तो 83 के ऑप्शंस में एक तो डिक्टेशन मेथड है, एक इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, एक रोट मेमोराइजेशन, एक लेक्चर। भाई देखो, लेक्चर में तो टीचर अपना बोल के चला जाता है, बच्चे को तो कुछ बोलने या कहने का, कुछ क्वेश्चन आस्किंग किसी भी चीज़ का मौका नहीं मिला, राइट। तो लेक्चर नहीं होगा। रोट मेमोराइजेशन, रट्टा मारना, तो कहीं पर भी कहा ही नहीं है कि सिखाना है या बच्चे को इस पर जोर दिलवाना है या एम्फोसाइज करना है, तो रोट मेमोराइजेशन भी नहीं होगा। डिक्टेशन मेथड यानी कि टीचर, ये वही लेक्चर वाली बात हो गई कि टीचर डिक्टेट करता जा रहा है और बच्चा लिखता जा रहा है, बट वो कुछ बोल रहा है या उसको समझ आ रहा नहीं आ रहा है वो हमें पता नहीं लग पा रहा। तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग से ही क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होगी, ऑब्वियस सी बात है। और अगर इन क्वेश्चंस को हम हिंदी में पढ़ लें ना तो भी इसका आंसर हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, अगर हमारी हिंदी बहुत अच्छी है तो, ठीक है। जैसे डिक्टेशन को शुद्धलेख बोलते हैं ना हिंदी में, तो हमें वो उससे भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा इसके हिंदी ऑप्शंस पढ़ के। और अगर हम एक बार सारे ऑप्शंस लगा कर देखें उस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है और थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, तो हम समझ जाएंगे कि विच ऑप्शन लाइक शुड बी द, विच ऑप्शन सूट्स बेटर, और कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएटली फिट हो रहा है वहाँ पर। 84, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट क्या होता है ये भी एक अलग से टॉपिक है। इफ़ यू वांट मैं समझाऊँ या पढ़ाऊँ यू कैन सिंपली सजेस्ट। टू असाइन फाइनल ग्रेड्स नहीं, टू इवैल्यूएट टीचर्स का इफेक्टिवनेस नहीं। असेसमेंट बच्चों का किया जा रहा है टीचर द्वारा, तो वहाँ पे टीचर का इफेक्टिवनेस तो नहीं देखा जाएगा, मतलब देखा जा सकता है बट सिर्फ टीचर का ही नहीं ना, मेन तो बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है वो देखा जाएगा ना, बच्चे को फीडबैक दिया जाएगा ना कि वो कहाँ सही कर रहा है कहाँ गलत कर रहा है। टू कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस नेशनली, कंपेयर भी नहीं करते हम बच्चे का परफॉर्मेंस किसी और बच्चे से। टू प्रोवाइड फीडबैक फॉर इम्प्रूविंग लर्निंग, फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। और फीडबैक जो होता है बच्चा भी टीचर को दे सकता है कि टीचर ने ऐसा पढ़ाया वैसा पढ़ाया, उसको इस मेथड से अच्छा समझ आ रहा है या इससे नहीं समझ आ रहा है। और फीडबैक टीचर तो प्रोवाइड करता ही है बच्चे को बताने के लिए कि वो यहाँ पर अच्छा है यहाँ पर बुरा है, या ऐसे यहाँ पर बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, लाइक उसका वीक पॉइंट या स्ट्रेंथ और वीकनेस टाइप बताना, या वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बताना। विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज़ कंसिडर्ड मोस्ट इफेक्टिव फॉर लॉन्ग टर्म लर्निंग। लॉन्ग टर्म लर्निंग में एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन तो कोई रोल प्ले नहीं करेगी एज सच, क्योंकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन तो बाहर से हमें कुछ मिल रहा है ना, कुछ काम करने पे। जैसे होमवर्क कर लिया बच्चे ने तो मैंने उसको चॉकलेट दे दी, अब मेरा चॉकलेट देना डिपेंड करता है, ओह सॉरी, उसका होमवर्क करना इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि मैं जब उसको चॉकलेट दूंगी तभी वो होमवर्क अपना करेगा। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन तो कुछ नहीं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से लॉन्ग टर्म लर्निंग नहीं होती है। एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स इज सेम एज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इससे भी कोई लॉन्ग टर्म लर्निंग मतलब ज़्यादा समय तक लर्निंग नहीं बनी रहती। जब तक अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगी कोई चीज़ करनी है और कोई गोल को अचीव करना है, तब तक लॉन्ग टर्म लर्निंग नहीं होगी किसी भी सेंस में। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज़ अ टाइप ऑफ मोटिवेशन विच इज़ लाइक कंसिडर्ड मोस्ट इफेक्टिव फॉर लॉन्ग टर्म लर्निंग। तो सारे ऑप्शंस को भी क्वेश्चन में फिट करके देख सकते हैं और समझ आ जाएगा अच्छे से कि कौन सा सही से मोस्ट अप्रोप्रिएटली फिट इन हो रहा है। विच इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी इज़ बेस्ट सूटेड फॉर स्टूडेंट्स विद डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स।
ऑप्शंस देख लेते हैं। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है एक तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। बच्चों की अगर अलग अलग लर्निंग स्टाइल है और सबका अगर अपना अलग अलग तरीका है चीज़ों को सीखने और समझने का, तो उन बच्चों को इंस्ट्रक्शन भी अलग अलग तरीके से ही दिया जाएगा और उसी से उनकी लर्निंग अच्छे से हो सकती है। व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग? इट एनहांसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग इन कोलैबोरेशन स्किल। मेमोराइजेशन अगेन कोई भी प्रमोट नहीं करेगा। लर्निंग एक्टिव होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ पैसिव। नीड फॉर असेसमेंट को एलिमिनेट करने के लिए तो कोई भी लर्निंग नहीं की जाती है। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का मेन एडवांटेज या फ़ायदा होता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहांस करती है और कोलैबोरेशन स्किल्स को भी, यानी कि बच्चा ग्रुप में काम करना सीखता है, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने का मतलब है कि वो अपने साथ साथ बाकी बच्चों को भी हेल्प करेगा और उनकी भी मदद करेगा, राइट। और वो सीखेगा कि कैसे उसको दूसरों से बात करनी है या कैसे हेल्पिंग बिहेवियर भी डेवलप होगा उसका, प्रो सोशल बिहेवियर और बाकी चीज़ें भी, और कैसे ग्रुप में काम करना है, तो टीम स्पिरिट क्या होती है और वो सारा कुछ आ जाएगा उसमें। इफ़ यू वांट मैं अच्छे से समझाऊँ ना सब, यू कैन सिंपली सजेस्ट लाइक टॉपिक्स जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के, इन विच टीचिंग अप्रोच डज द टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर रादर देन डायरेक्ट इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट सेंटर लर्निंग में जहाँ पे स्टूडेंट को सेंटर में रखा जाएगा, वहाँ पे टीचर सिर्फ एज अ फैसिलिटेटर एक्ट करता है कि वो सिर्फ एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ थोड़ा सा तुम्हें गाइडेंस दे रहा है, बाकी काम तुमने ही करना है और तुम्हें बेसिकली पता है कि तुम्हारा गोल क्या है और तुम्हें उसे कैसे अचीव करना है। टीचर बस थोड़ी बहुत बीच में हेल्प कर देगा उस चीज़ को अचीव करने में, बट करोगे तुम खुद ही, ठीक है। और लेक्चर और ये सब तो बिल्कुल नहीं आएगा वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 89 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 इंग्लिश में तो नहीं है इस पेपर में, मतलब नहीं आया हुआ, हिंदी का ही पढ़ लेती हूँ मैं। एक शिक्षक जो गेमिफिकेशन का उपयोग करके शिक्षा में पेडागोजी आई गेस, पेडागोजी को एकत्रित करता है, वह बढ़ावा दे रहा है किस चीज़ को? तो भाई वो वन वे कम्युनिकेशन तो नहीं है ना गेमिफिकेशन का मतलब, ना ही ट्रेडिशनल असेसमेंट मेथड है। गेमिफिकेशन तो अभी रिसेंट है, पहले तो ऐसा कुछ यूज़ नहीं होता था। तो वो इंटरैक्टिव लर्निंग को प्रमोट करा ना, कि सब बच्चे इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि बच्चे तो गेम्स को ही देख कर आते हैं ना, बेसिकली एंगेज होंगे बच्चे ज़्यादा, उनका क्या कहते हैं, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा क्लासरूम की एक्टिविटीज़ में। तो इंटरेक्टिव और एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस को वो ज़्यादा प्रमोट कर रहा है इसके द्वारा, या बढ़ावा दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब स्केफोल्डिंग इन एजुकेशन? स्केफोल्डिंग अगेन एक कंसेप्ट है, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट डैट इज़ ग्रेजुअली रिमूव्ड एज द लर्नर बिकम्स इंडिपेंडेंट, ठीक है। 91 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव लर्निंग? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़, ठीक है, एक्टिव लर्निंग का एग्जाम्पल है। 92 देख लेते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस अच्छे से नज़र आ रहे हैं। एंड्रागोजी, ये मैंने भी पहली बार ही सुना था जब मैं क्वेश्चन पेपर में मुझे देखने को मिला था। एंड्रागोजी फोकसेस ऑन द एजुकेशन ऑफ अडल्ट्स, ठीक है, अडल्ट्स, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट? रैंडम और अनप्रिडिक्टेबल रूल्स, जो एकदम से ही रूल्स बन जाते हैं और जो बच्चा एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि ऐसा भी बिहेव करना है क्लासरूम में, ये तो नॉर्मल से थोड़ा अलग है, तो वो एक अच्छा कॉम्पोनेंट नहीं है क्लासरूम मैनेजमेंट का, ठीक है। और 94, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फीडबैक इन लर्निंग प्रोसेस? इससे इम्प्रूवमेंट टू गाइड इम्प्रूवमेंट एंड डीपन अंडरस्टैंडिंग सही होती है बच्चे की, और उसको किस चीज़ में कैसे इम्प्रूव करना है उसे वो चीज़ भी पता लगती है। और जब बच्चा भी टीचर को किसी चीज़ के प्रति फीडबैक देता है ना, टीचर को भी समझ आ जाता है बच्चे की परफॉर्मेंस देख के कि मुझे इस मेथड से नहीं पढ़ाना चाहिए, इस दूसरे मेथड से पढ़ाना चाहिए, और मे भी बच्चे इन्वॉल्व हों, स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए, तो मेरे को लेक्चर मेथड की बजाय प्रोजेक्ट मेथड लेना चाहिए या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड लेना चाहिए, ऐसा कुछ, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए समझा रही हूँ मैं, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही कि ऐसे ही करना चाहिए, वो क्लासरूम में जैसा सिचुएशन और जैसे बच्चे हैं या जैसा टीचर का पढ़ाने का तरीका है उस पर डिपेंड करता है, और वो क्या टॉपिक पढ़ा रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। 95 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 जो कि मैंने कहा था वो बिहेवियरिज्म वाले क्वेश्चन के जैसा है बिल्कुल। विच अप्रोच
टू टीचिंग कंसीडर स्टूडेंट्स इमोशंस एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। देखो, अगर तुम लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी है तुम्हें पता होगा कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स की बात अब्राहम मास्लो ने की थी। जिन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स दिया था, मतलब ट्रायंगल दिया था नीड्स का, और उसमें नीड्स थी अलग अलग तरीके की जो हर इंसान धीरे धीरे करके अचीव करता है, मतलब एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, ऐसे ट्रायंगल में नीड्स थी। और कार्ल रॉजर्स ने भी इस पे बहुत काम किया है कि इसमें कौन सी अप्रोच में थे दोनों, कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मास्लो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में। और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में ही बात होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स की और इस चीज़ की कि इंसान में एक पोटेंशियल है और इंसान में मतलब ऐसी एक कैपेसिटी या कैपेबिलिटी या एबिलिटी है कि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकता है और ये उसके अंदर है पहले से ही, लाइक इननेट है, इनबॉर्न है कि वो चीज़ पा सकता है जो वो पाना चाहता है, अगर वो एक बार सोच ले या ठान ले तो। मतलब अगर कुछ करने की सोच ले इंसान तो वो कर सकता है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इतनी पॉजिटिविटी पे और ऐसे ही इसी चीज़ पे बेस्ड है कि ह्यूमन कैन रीच हिज और हर फुलेस्ट पोटेंशियल, जो भी मतलब वो करना चाहता है, अपने सब इच्छाएं वो पूरी कर सकता है, राइट। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की बात हो रही है यहाँ पर। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में ही आता है ये कि टीचिंग कंसीडर स्टूडेंट्स इमोशंस एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अगर हमने साइकोलॉजी पढ़ी है तो वहाँ से भी थोड़ा सा दिमाग लगा के हम इस सवाल को हल कर सकते हैं या इस क्वेश्चन का आंसर समझ सकते हैं। Which of the following is an example of formative assessment? Again, peer feedback on a project. पहले भी फीडबैक की बात हुई थी, फिर से वही चीज़ है। ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, एनहांसेस लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग इंटरैक्टिव एंड एंगेजिंग कंटेंट। ठीक है, क्योंकि देखो एलिमिनेट तो नहीं करेगा असेसमेंट को, टीचर को रिप्लेस थोड़ी ना कर देगा, रोबोट्स थोड़ी आ जाएंगे क्लासरूम में पढ़ाने, राइट। और स्टूडेंट पार्टिसिपेशन की नीड को रिड्यूस ही क्यों करना है, स्टूडेंट का तो पार्टिसिपेशन किसी ना किसी तरीके से क्लासरूम में या क्लासरूम की एक्टिविटीज़ में बढ़ाना है ना। तो सही तरीके से देखा जाए तो प्रोवाइडिंग इंटरैक्टिव एंड एंगेजिंग कंटेंट, और वैसे भी ICT का मेन मोटो या मोटिव या एम वही है। ये भी एक टॉपिक है बेसिकली। 98 देख लेते हैं और ये पेपर तो वैसे समाप्त होने वाला है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 98 सेज कि एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 98 सेज कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ समेटिव असेसमेंट भी पूछ लिया भाई, इज़ टू इवैल्यूएट क्यूमुलेटिव लर्निंग एट द एंड ऑफ द कोर्स। ठीक है, इन दोनों असेसमेंट में क्या डिफरेंस है, इनमें क्या होता है, इफ़ यू वांट मैं ये चीज़ पढ़ाऊँ यू कैन सिंपली सजेस्ट। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इमर्जिंग ट्रेंड इन एजुकेशनल असेसमेंट। फिर वही रोट मेमोराइजेशन या रोट बेस्ड टेस्टिंग क्यों आएगा, स्टैंडर्डाइज एग्ज़ाम को इंक्रीज़ करने की भी नहीं, एलिमिनेट कर दो असेसमेंट्स को ऑल टुगेदर नहीं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट कि कौन कितना कर पा रहा है अपने हिसाब से, किसकी कितनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी है या पोटेंशियल है, उस चीज़ को देखना। ई पोर्टफोलियो असेसमेंट इज़ यूज़फुल फॉर ट्रैकिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस ओवर टाइम, कि तुम्हें लाइक पोर्टल होता है जैसे, वहाँ पर भी देख के परफॉर्मेंस तुम ट्रैक कर सकते हो, तुम्हें पता लग सकता है कि हाँ इस बच्चे ने इतने से इतने तक इसका ग्राफ जो है वो ग्रोथ करा है, या इतने से इतने तक नीचे आया है, या उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हुई है या इंक्रीज़ हुई है, और लाइक दैट ओनली। तो ये पेपर यहीं पे समाप्त होता है। इफ़ यू वांट, जो क्वेश्चंस बीच में कुछ कुछ रह गए थे या पेपर में नहीं थे, इफ़ यू वांट मैं वो दिखाऊं, यू कैन सिंपली सजेस्ट। इफ़ यू वांट इस पेपर के जैसे मैं और पेपर लाऊं बीएड के, यू कैन सिंपली सजेस्ट। इफ़ यू वांट मैं और किसी कोर्स के क्वेश्चन पेपर्स लाऊं, यू कैन सिंपली सजेस्ट। इफ़ यू वांट इस पेपर के टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक्स एक एक करके मैं पढ़ाऊँ, यू कैन सिंपली सजेस्ट। बाकी अभी के लिए इतना ही। कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझसे बेझिझक पूछने का कष्ट उठाया जाए कृपया करके। थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए। एंड आफ्टर दिस वीडियो MA साइकोलॉजी इग्नू के जो यूनिट चल रहा है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का, उस यूनिट को पहले कंप्लीट किया जाएगा। देन बाकी सब्जेक्ट्स की भी यूनिट 1 एंड यूनिट 2 फ्रॉम द ब्लॉक 1 उठा के उसे भी कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछने का कष्ट उठाएं। थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए। कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़।